नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट अभ्यास संख्या 4 को लेकर आई हूं। इसके पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर डाल दिए हैं, ये चौथा है। और साथ ही साथ जो हमारे संस्कृत भाषा से शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ रही हूँ, तो उनके भी 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो सामान्य अध्ययन सभी विषयों के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, तो इसको किसी भी विषय के विद्यार्थी देख सकते हैं, क्योंकि इन 50 प्रश्नों पर आपका पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही आपकी मेरिट को बनाएंगे। तो इसमें जो थोड़ी भी लापरवाही करेगा वो कहीं ना कहीं अपने चयन से थोड़ा तो दूर हो ही जाएगा। तो निश्चित सफलता पाने के लिए हमारे चैनल से के साथ आज ही जुड़ जाइए, और जैसे जैसे मैं तैयारी करा रही हूँ वैसे वैसे आप तैयारी करिए। एग्ज़ाम के पहले तक मैं सारा कोर्स कंप्लीट करा दूंगी। मैं प्रैक्टिस सेट के अलावा पाठ्यक्रम में निर्धारित जितने भी टॉपिक हैं उनको भी कवर करने का प्रयास करा रही हूँ। तो जो भी विद्यार्थी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जो जूनियर एडिट का प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। वो सारे पाठ्यक्रम के आधार पर ही बनाए गए हैं। तो चलिए आज हम सामान्य अध्ययन का अभ्यास संख्या 4 देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अभ्यास संख्या 4, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान से बनने वाले 50 प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी थे। तो इसका आंसर होगा शिंजो अबे। इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि 25 जनवरी 2021 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार 2011 की घोषणा की। इस वर्ष एक जोड़ी मामलों सहित कुल 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इसी क्रम में सार्वजनिक मामले में पद्म विभूषण पुरस्कार शिंजो अबे को प्रदान किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2021 के 16वें संस्करण के अनुसार सर्वाधिक आपदाजनक मौसम की घटनाओं के कारण सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की 7वीं रैंक थी। इसके बारे में बता दे रही हूँ कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI के 16वें संस्करण के अनुसार सर्वाधिक आपदाजनक मौसम की घटनाओं के कारण सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में 7वें स्थान पर भारत रहा। इसे जर्मनी स्थित थिंक टैंक जर्मन वॉच ने जारी किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की हाल ही में मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। यह 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक रूप से अपनाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर मंडल परिषद या ब्लॉक समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। जम्मू कश्मीर राज्य को त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न है, 86वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा लंदन में। जून 2021 में लंदन में 86वें G7 शिखर सम्मेलन की बैठक का आयोजन किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। फिर है, द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री संस्कृत नैरेटिव्स ऑफ मुस्लिम पार्ट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है ऑड्रे टुस्के ने। ठीक है, इसके बारे में बता देती हूँ। इतिहासकार लेखक ऑड्रे टुस्के द्वारा लिखी गई पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री संस्कृत नैरेटिव्स ऑफ मुस्लिम पार्ट्स मुस्लिम नेतृत्व वाले और बाद में जो कि मुसलमान भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बने और राजनीतिक दुनिया ऐतिहासिक सामग्रियों के एक निकाय के रूप में भारत में मुस्लिम शासन रहा, उनके सांस्कृतिक इतिहास को इकट्ठा करने, उनका विश्लेषण करने और उनका विचार करने का प्रयास करती है। अगला प्रश्न है,
नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में हाल ही में एक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र का शीर्षक है विजन 2035। नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में 14 दिसंबर 2020 को एक श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने संयुक्त रूप से यह श्वेत पत्र जारी किया है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में जारी की है। इस सूची में शामिल किए गए भारतीय हैं, तो इस सूची में निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, किरण मजूमदार, रेणुका जगती यानी, ठीक है, यानी उपयुक्त सभी शामिल हुए हैं। सूची में चारों भारतीय महिलाओं के नाम 100 लोगों की सूची में शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सूची में 41वां स्थान मिला है। HCL एंटरप्राइजेज की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा को 55वां और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह को 68वां स्थान प्राप्त हुआ है। लैंडमार्क समूह की अध्यक्ष रेणुका जगती यानी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, RBI के चालू वित्त वर्ष 2020-21 की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक हाल ही में संपन्न हुई। इस बैठक के लिए लिए गए निर्णय के अनुसार निम्न में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? तो रिवर्स रेपो दर 3.35 ये सही है। रेपो दर ये गलत है, ठीक है। फिर नगद आरक्षित अनुपात CRR 3% है और बैंक दर 4.25 है, ठीक है। तो रेपो दर होगा 4% केवल, ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। तो रेपो दर हो गया 4%। फिर है रिवर्स रेपो दर 3.35%, बैंक दर है 4.25% और नकद आरक्षित अनुपात है 3%। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की थी S जयशंकर ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर को जलावतरित किया। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का डिजाइन किस देश ने किया? एक मिनट, ये वाला जो प्रश्न है ये थोड़ा इसको सही कर लीजिए, ये गलत हो गया है। संघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की थी M वेंकैया नायडू ने, ठीक है, तो ये सही कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर को जलावतरित किया। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का डिजाइन किस देश ने किया? तो इसका आंसर है फ्रांस ने। अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धियों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर में। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। किसके शासन में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक 1333 ईस्वी में, ठीक है, इनके शासनकाल में भारत आया था। यह मोरक्को का निवासी था। मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है और इसका मूल नाम था शेख फतह अबू अब्दुल्लाह या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता, ठीक है, इतना काफ़ी है। आगे है, बीजक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बीजक पुस्तक के लेखक हैं कबीरदास, ठीक है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली।
इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाजा नई दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्यों में से एक है। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो इसका आंसर होगा अवध। तो यहाँ पे अवध हो जाएगा कि बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आया नहीं होगा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में मुगल शासक व एवं हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में भारतीय शक्तियां पराजित हुईं। इस युद्ध में मीर कासिम युद्धभूमि से भाग गया, जबकि शुजा-उद-दौला एवं शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद क्लाइव ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संधि की। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो प्राथमिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो B.R. अम्बेडकर जो है सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों की ओर से B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो इसका आंसर है 2.4। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। इसका आंसर है अरावली। फिर है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर। भारत के कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति। फिर है, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पारंपरिक रूप से जीविका कृषि के नाम से जाना जाता है। भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? तो इसका आंसर है मुंबई में। ठीक है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्राविधान है, गोवा में। ठीक है। अगला है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। फिर है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल है। ठीक है। तो ये अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने एक एक चैप्टर को पढ़ाया है, ये सब आपके कोर्स में है, पाठ्यक्रम में। ठीक है। तो इसका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान न्यायवादी भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? तो इसका आंसर है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? तो इसका आंसर है नाबार्ड। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य है कि किसानों को फसल की जरूरतों के साथ फसलोत्तर गतिविधियों के लिए आवश्यकता अनुसार और समय पर कम लागत पर प्रभावी तरीके से ऋण सहायता मुहैया कराई जाए। ठीक है। फिर है, सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है उत्पाद शुल्क से।
प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी? तो ये बहुत पुराना प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ किया गया था। ये भी 2015 में ही हुआ था लेकिन 25 जून को हुआ था, ठीक है। और 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना और जीवन ज्योति योजना, ठीक है, ये सब प्रारंभ किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही रेट पे इतने सारे हुए थे। हमारे राज्य की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 को किस वर्ष के रूप में घोषित कर रखा है? तो इसका आंसर होगा किसान वर्ष। भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा विनाशक होती है? तो इसका आंसर है सतही तरंगे। फिर है परितंत्र के दो मूल घटक हैं। परितंत्र के दो मूल घटक कौन कौन से हैं? जीवी और अजीवी। फिर है वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? आबादी बढ़ने से। भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो ये है तमिलनाडु। फिर है पास्कल इकाई है, तो पास्कल इकाई है दाब की। फिर है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओम मीटर। फिर है हमारा शरीर पीएच सीमा के भीतर काम करता है 7.0 से 7.8। एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है बॉक्साइट। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो इसका आंसर है हमिंग बर्ड। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? तो एनीमिया जो होता है वो लोहे की कमी से होता है। यदि पहेली समाधान, या इसको देखिए इस प्रश्न को, यदि पहेली समाधान तो निबंध, इसके स्थान पर चिन्हित करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ सकता है। ठीक है, तो देखिए पहेली को पजल बोलते हैं, तो पजल को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो उसी प्रकार निबंध यानी एस्से को क्या करेंगे? लिखेंगे। तो राइट, इसका आंसर हो जाएगा लिखना, तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, फिर किसी निश्चित कूट भाषा में यदि RAMESH को TBNFTJ के रूप में लिखा जाता है तो MITALI को NJVBNJ के रूप में लिखा जाता है तो शब्द NARANBIR को किस रूप में लिखा जाएगा? तो देखिए मैं यहीं पे एक बता देती हूँ। देखिए ये रमेश है, ठीक है, तो इससे मिलाइए, R है तो R में +2 करेंगे तो क्या आएगा? T। A में +1 करेंगे तो B। M में +1 करेंगे तो, चलिए यहीं पे मैं लिखती हूँ। ठीक है, R में, ये वाले को मैं बता रही हूँ। ठीक है, R में आप +2 करेंगे तो T आएगा, +1 करेंगे तो B आएगा, फिर +1 करेंगे तो N आएगा, +1 करेंगे तो F आएगा, +1 करेंगे तो T आएगा और +2 करेंगे तो J आएगा। तो देख लीजिए TBNFTJ। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे भी चल रहा है। तो हमको रणबीर में करना है, तो इसमें +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें +2 करेंगे तो T हो जाएगा, फिर +1 करेंगे तो B हो जाएगा, फिर +1 करेंगे तो P हो जाएगा। ये वाले में देखते रहिए, इसको आप मिला लीजिएगा, मैं इसका वो बता देती हूँ। +2 +1 +1 +1 +1 और लास्ट में +2, यानी पहले और आखिरी में +2 करना है, बाकी सब में +1 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा C। इसको ज़रूर कॉपी पे आप सॉल्व करिए।
इसका आंसर मैं बता देती हूँ। यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है तो कल से 2 दिन पहले यह दिन क्या था? इसका आंसर होगा सी, शनिवार। तो इसको आप ज़रूर से सॉल्व कर लीजिएगा। चूँकि मैं पेपर सॉल्व करा रही हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको प्रश्नों की प्रकृति बता रही हूँ। रीजनिंग मैं नहीं सॉल्व कराऊंगी, रीजनिंग का आपको आंसर बताऊंगी, और कुछ रीजनिंग जो कम समय में सॉल्व हो जाएगा उसको सॉल्व करा दूंगी। लेकिन जो थोड़ा टाइम लगने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, उनको ऐसे ही छोड़ूंगी, उनको आंसर दे दूंगी, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, या मैं अलग से रीजनिंग पढ़ा दूंगी एक एक टॉपिक को। फिर है, निम्नलिखित में से एक कथन और उससे संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन और निष्कर्षों को पढ़ें और निर्धारित करें कि कौन से निर्णय तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता या करते हैं। एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का अर्थदंड लेता है। ठीक है। निष्कर्ष है, महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा। दूसरा है, सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये बहुत इजी था, इसलिए मैं इसको बता दे रही हूँ। क्यों? देखिए, कथन से स्पष्ट है कि पुस्तकालय द्वारा अर्थदंड केवल पुस्तकों पर लगाया गया, जबकि कथन में महंगी या सस्ती या इस प्रकार की कोई अभिव्यक्ति नहीं है। ठीक है, जो क्रमशः निष्कर्ष 1 और 2 कथन से असंगत है। तो इस प्रकार हमने टोटल 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके और भी 3 वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। इन सब में जो भी प्रश्न बन रहे हैं, चाहे राजनीति शास्त्र से हो, चाहे अर्थशास्त्र से हो, चाहे भूगोल से हो, सबका डिटेल वीडियो भी मैं एक एक टॉपिक का अपने चैनल पर डाल रही हूँ। तो आप जूनियर एडिट की प्लेलिस्ट में जाकर हमारा चैनल इटर्नल एडसेंस क्लासेस, इसमें जाकर आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो भी लोग आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।